हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां होगा और अभी तक हम टोटल 4 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। और ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी बेस जो कि 3rd to लेकर 8th तक की जो बुक है इन्वायरमेंट की और साथ में भूगोल की, उनके क्वेश्चन है और जो आपके पेपर में आने की संभावनाएं बहुत अधिक होगी। ठीक है, जैसे या तो आप एमपीटीईटी दे रहे हो, रीड दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, एचटीईटी, यूपी टेट, सीजी टेट या फिर झारखंड का। ठीक है, मतलब जो भी हिंदी भाषी राज्य है उनका अगर टेट दे रहे हैं और वहां पर इन्वायरमेंट आता ही आता है तो आप ये प्रैक्टिस सेट लगाएं रेगुलर। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो कंफर्म है कि अगर हम डेली 30 क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक महीने में 900 क्वेश्चन होते हैं और उनका डिस्कशन सहित समथिंग 3000 क्वेश्चन पर मंथ होते हैं और इतना आपके एग्जाम के लिए बहुत होगा। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आप अंत तक देखिएगा और जितने क्वेश्चन आपसे बने उसका आप आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने जितने भी अंक आए वो जरूर बताएं। तो उससे क्या होगा कि मुझे भी पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन अपना है कि एक मार्क का संबंध है। ठीक है, जो एक मार्क होता है उसका संबंध है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गुणवत्ता से, सेकंड ऑप्शन है पैकेजिंग से, थर्ड ऑप्शन है संसाधन से और फोर्थ है उत्पादन से। ठीक है, तो एक मार्क आप जानते हो कि जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थ के ऊपर एक मार्क लगा होता है जिसे एक मार्क कहते हैं और इसका संबंध है किससे? गुणवत्ता से। और ये कब से लाया गया था? तो 1937 में पहली बार गुणवत्ता अधिनियम लाया गया था, उसके तहत एक मार्क चिन्ह लगाया जाता है और ये खाद्यान्नों पर लगा होता है स्पेशली। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 1937 से ये चीजें चले आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ हो जाएगा कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। ठीक है, आर्सेनिक द्वारा सबसे अधिक जल प्रदूषण कहां पर होता है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर बिहार, फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर की जो पश्चिम बंगाल है वहां पर सबसे अधिक जल कौन सा आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण होता है और जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले नंबर पे बात करें तो पश्चिम बंगाल जहां पर आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण, सेकंड नंबर पे आ जाता है बिहार, थर्ड नंबर पे यहीं अगर हम बात करें थर्ड नंबर पर आ जाएगा यूपी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो जो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम है वह कब पारित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1960, सेकंड ऑप्शन है 1962, थर्ड ऑप्शन है 1972 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 1975। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया था। इसे लागू कब किया गया था पहली बार? तो 1973 में लागू किया गया था। ठीक है, बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत सबसे पहले बाघ संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था और शुरुआती में ये टोटल 9 जगह था और अब काफी जगह बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और सबसे पहले अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 की दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, सेकंड है आसवन, थर्ड ऑप्शन है किण्वन और फोर्थ है स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि दूध से दही बनने की क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। ठीक है, और दूध में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो कि दूध को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? दही में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ठीक है, मतलब किस देश का संविधान है जिससे मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी, सेकंड ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, थर्ड ऑप्शन है यूएसए, फोर्थ ऑप्शन है यूएसएसआर जिसको हम रूस बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम रूस बोलते हैं वो। तो जो मौलिक कर्तव्य वो कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। और वर्तमान में टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है। किस आर्टिकल में है? तो ये 51A में रखे गए हैं। कब लागू हुए थे? तो 1976 में 44वां संविधान संशोधन के तहत लागू किए गए थे और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और टोटल कितने हैं? तो 11 है। पहले कितने थे? 10 1976 में, फिर एक जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में। किस आर्टिकल में है? तो 51A में और 76 में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 कि ध्रुव तारा कहा जाता है। ठीक है, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है उत्तरी तारे को, सेकंड ऑप्शन है दक्षिणी तारे को, थर्ड ऑप्शन है पूर्वी तारे को और फोर्थ ऑप्शन है पश्चिमी तारे को। ठीक है, तो ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो उत्तरी तारे को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, और इसी ध्रुव तारे को पोल
स्टार या फिर नॉर्थ स्टार के नाम से भी जाना जाता है, जो सदैव रात्रि में उत्तर की दिशा में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। अभी हमने देखा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब से स्टार्ट किया गया है, तो ये 1973 से, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। और कौन सा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया और 73 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, और कितनी तारीख को, तो ये लागू किया गया था 9 अप्रैल को। ठीक है, 9 अप्रैल 1973 को लागू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। और जो स्टार्ट में था, ये स्टार्टिंग में इसके अंतर्गत 9 बाघ अभ्यारण्य सम्मिलित थे, परंतु वर्तमान में टोटल है 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8वां होगा कि फूलों की घाटी अवस्थित है। ठीक है, स्पेशली बात हो रही है फूलों की घाटी अवस्थित है। पहला ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, सेकंड है हिमाचल प्रदेश में, थर्ड है सिक्किम में, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, तो फूलों की घाटी कहां पर अवस्थित है, तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, और सर्वप्रथम इस घाटी का पता कौन ने लगाया था, तो 2 पर्वतरोही थे। ठीक है, ब्रिटिश के 2 पर्वतरोही थे जिन्होंने फूलों की घाटी का पता लगाया था, और उनका नाम था फ्रैंक एस स्मिथ और RL होल्ड सवर्थ। ठीक है, और यहाँ पर 500 से अधिक फूलों की प्रजातियां पाई जाती है, और ये यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। ठीक है, फूलों की घाटी को, और कहां पर है, तो ये उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9 कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, होती कितनी है, 206। तो ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर। और एक नवजात शिशु में अप्रोक्सीमेटली 300 हड्डियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10वां कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है, तो पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, सेकंड ऑप्शन है सिडनी में, थर्ड ऑप्शन है एम्स्टर्डम में, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नागासाकी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर, एम्स्टर्डम में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण चेतना या जागरूकता से संबंधित एक विश्वव्यापी आंदोलन है। ठीक है, जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है, यह एक पर्यावरण जागरूकता से संबंधित इंटरनेशनल आंदोलन है। यह एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, मतलब सरकारी संगठन नहीं है, और इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी तो 1971 में। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना 1971 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के एम्स्टर्डम में है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और क्वेश्चन क्या है कि 11वां क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय चरण के दौरान खालिस्तान का ऑक्सीजन, वैसे ऑक्सीकरण होगा है ना, ऑक्सीकरण एवं खालिस्तान का अपचयन होता है यहाँ। ठीक है, ऑक्सीजन को काटकर ऑक्सीकरण लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, समझ लेना, ऐसे बोल दे रहा हूं मैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान खालिस्तान का ऑक्सीकरण एवं खालिस्तान का अपचयन होता है। पहला ऑप्शन है जल और कॉमा NADP, सेकंड ऑप्शन है NADPH2 और CO2, थर्ड ऑप्शन है CO2 और जल, फोर्थ ऑप्शन यहाँ CO2 और NADPH2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर कि जल का होता है क्या, ऑक्सीकरण, और NADP का होता है अपचयन। क्वेश्चन नंबर 12वां हो जाएगा कि LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। ठीक है, तो LPG की बात हो रही है, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस की, तो क्या इसका सत्य नहीं है, मतलब जो ये दे रखे LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यह एक अच्छा ईंधन है, तो ये तो बिल्कुल सही है, अच्छा ईंधन है LPG। सेकंड ऑप्शन है यह उच्च ऊष्मीय मान का है, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और फोर्थ है यह मैथेन उत्सर्जन करने वाला है। ठीक है, तो LPG कभी भी मैथेन उत्सर्जन नहीं करता है, तो यहाँ पर कौन सा सत्य नहीं है वो पूछा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13वां हो जाएगा कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ठीक है, मतलब प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, और किसकी रचना है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और जिन लोगों ने 6th-7th की अगर NCERT पढ़ी है तो उन लोगों को पता होगा। पहला ऑप्शन है अरस्तु की, सेकंड ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन की, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मेंडल की, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट हुक की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है कौन सी, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इन्होंने ये लिखी थी कब, तो ये लिखी थी 24 नवंबर। ठीक है, 24 नवंबर 1859 को लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा कि मकर रेखा है, ठीक है। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते होंगे ये हमारी अर्थ हो गई, यहाँ होती है कर्क रेखा 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, और ये होता है विषुवत रेखा, ठीक है, इक्वेटर, और ये आ जाएगा इधर साउथ, ठीक है। मतलब यहाँ 23 सही 1/2 साउथ में होती है कौन सी, ये मकर रेखा होती है, और ये होती है कौन सी, तो कर्क रेखा, ठीक है। तो इतना आपको पता होगा, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री पर होती है। तो यहाँ पर पूछा है मकर रेखा, तो 23 सही 1/2 डिग्री साउथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो बना कब था, तो 1945 में बना था, और काम करना स्टार्ट किया था 1946 में। और मुख्यालय पूछा है तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, द हेग में है, और ठीक है, द हेग में होगा। और टोटल यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो 15 होते हैं, और इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 9 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16वां कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था संविधान सभा ने। पहला ऑप्शन है 20 जनवरी 1950, सेकंड है 24 जनवरी 1950, थर्ड ऑप्शन है 21 मई 1950, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर 13 नवंबर 1950। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17वां कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ठीक है। जो पुष्कर मेला है वह कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है जयपुर में, सेकंड ऑप्शन है उदयपुर में, थर्ड ऑप्शन है जोधपुर में, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अजमेर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पुष्कर मेले की बात हो रही तो अजमेर में किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो पुष्कर मेला कहाँ होता है, तो अजमेर में, और यह है कहाँ, तो राजस्थान में, और वहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18वां कि निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा सर्वाधिक हानिकारक है, ठीक है। जो पराबैंगनी किरणें यहाँ दे रखी है, पहला ऑप्शन है UVA, सेकंड UVB, UVC, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि सर्वाधिक क्या है, तो हानिकारक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर कि UVA जो है ये सर्वाधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणों में से एक है, याद रखना अगर ना पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 19वां जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन, सेकंड मृदा, थर्ड है कवक, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा फास्फोरस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर जो कवक है, ठीक है। तो कवक एक प्रकार का पौधा है जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। यह जीवों का विशाल समुदाय है जो वनस्पति जगत में वर्गीकृत किया गया है। यह पर्णहरित रहित होता है, कौन, कवक। और हमसे पूछा था कि कौन सा अजैव घटक नहीं है, तो कौन आ जाएगा, कवक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा गिर शेर परियोजना अवस्थित है। तो गिर शेर पाए कहाँ जाते हैं, जिन लोगों को ये पता होगा, और गिर अभ्यारण्य कहाँ है ये भी पता होगा, तो भी आप आंसर लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ राइट आंसर कि गिर शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो गुजरात में गिर अभ्यारण्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और एशियाई शेर पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21वां हो जाएगा कि WWF, ठीक है, इसकी बात हो रही है। WWF से आशय क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड, सेकंड है वर्ल्ड वार फंड, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और फोर्थ ऑप्शन है वर्ल्ड वॉच फंड, ठीक है। तो 21वें का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है, ठीक है। और ये 19 अप्रैल 1961, ठीक है, याद रखिएगा डेट 19 अप्रैल 1961, ठीक है। 19 अप्रैल 1961 को अस्तित्व में आया था कौन, WWF। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है, किसका, तो WWF का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22वां। और क्वेश्चन नंबर 22वां की गंगा नदी निकलती है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है पर आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी निकलती है। पहला ऑप्शन हो जाएगा अरावली से, सेकंड ऑप्शन है लद्दाख ग्लेशियर से, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर से, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सिलाप ग्लेशियर से, ठीक है। तो जो गंगा नदी निकलती है वह कहाँ से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट आंसर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है कौन, गंगा नदी। और गंगा नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो 25 किलोमीटर, मतलब 2225 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है।
और हम ये बोल सकते हैं कि जो गंगा नदी है वो भागीरथी तथा अलकनंदा की संयुक्त धारा को गंगा नदी कहा जाता है। और ये किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है कौन सी, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वां यहाँ पर हो जाएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। ठीक है, ऐसी कौन सी एजेंसी है जो कि मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेकंड ऑप्शन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, थर्ड ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग और फोर्थ ऑप्शन है सर्वे ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। काय के लिए, तो ये प्रदूषण को मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ठीक है, तो आपने इसका नाम सुना होगा। कोटोपैक्सी एक क्या है, ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सिसिली में, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हवाई में, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा एंडीज पर्वत में और फोर्थ ऑप्शन है रॉकीज में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर की एंडीज पर्वतमाला इक्वेडोर में अवस्थित है। कौन सा, तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी आपको याद रखना है। और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है इक्वेडोर, वहां पर है क्या, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। और ये किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25वां कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इसका नाम भी आपने अधिकतर सुना होगा कि तिब्बत में जिन्हें सांगपो कहते हैं उसे भारत में किस नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ गंगा, सेकंड ऑप्शन है यमुना, थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और फोर्थ ऑप्शन है सिंधु। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र जो सांगपो नदी है उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की तारीख, ठीक है, तारीख खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं यदि आपको खाद्य जाल का अच्छे से नॉलेज है तो। पहला ऑप्शन हो जाएगा शाकाहारी, सेकंड है मांसाहारी, थर्ड ऑप्शन है जीवाणु और फोर्थ ऑप्शन है मांसाहारी एवं शाकाहारी। तो देखो खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर की बात हो रही है, तो सबसे उच्च स्तर पर कौन होता है, मांसाहारी होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27वां हो जाएगा कि वायुमंडल का मुख्य स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है कहते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के सबसे निचले तल पर कौन होता है, तो क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। तो सबसे पहले आता है कौन सा, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद आता है कौन सा, समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आता है आयन मंडल और आयन मंडल के बाद आता है एक्सोस्फेयर मतलब बाह्य मंडल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टोपोस्फेयर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, इसे बोलते हैं मिसोस्फेयर और इसको बोलते हैं आयनोस्फेयर और इसे बोलते हैं एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये भी अगर आप इंग्लिश नेम याद रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंग्लिश नेम अधिकतर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28वां हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य स्थायी सदस्य वह पूछा है। तो पहला ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। ठीक है, तो कितने स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। टोटल कितने हैं, 5। और ये कौन से, तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी कब, तो 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसमें 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जिसे हम यूएनओ भी कहते हैं। और इसमें टोटल स्थायी सदस्य कितने हैं, तो 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ठीक है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, सेकंड ऑप्शन है गुजरात में, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान में, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा असम में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर राजस्थान में। ठीक है, और ये जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघ रिजर्व, ठीक है, बाघ रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है और बाघ रिजर्व इसमें स्टार्ट किया गया था कब से, तो 1955 से। और यहाँ पर एक बंदर की प्रजाति पाई जाती है जिसे बोलते हैं रिसस बंदर। ठीक है, रिसस बंदर की प्रजाति पाई जाती है कहां पर, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में और है कहां पर, ये राजस्थान में। अगला क्वेश्चन नंबर 30वां हो जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो सूर्य प्रकाश सेकंड होगा यहाँ पर राइट आंसर की पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का
वृहद स्रोत सूर्य का प्रकाश है। मुख्य उत्पादक जैसे पौधे, शैवाल एवं साइनोबैक्टीरिया ऊर्जा के रूप में सूर्य से प्रकाश का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।